हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था किडनी की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, किस शेप का होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसका वेट कितना होता है, उसमें कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन कितने होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, किडनी की जो स्ट्रक्चर है उसका ओवरव्यू लिया था, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का ओवरव्यू लिया था, ब्लड सप्लाई देखी थी किडनी के अंदर किस किस आर्टरी किस किस वेन्स के थ्रू कैसे कैसे होती है। फिर हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक क्लिनिकल एस्पेक्ट भी पढ़ा था एल्बुमिनूरिया के बारे में। तो ये सारा जो डिस्कशन था ये हमने पार्ट 1 में किया था। बेसिकली पार्ट 1 में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, एंड जो पार्ट 2 है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, इसमें बेसिकली हम जो मेजर टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे देख लेंगे। जैसे हम फंक्शन ऑफ किडनी देखेंगे, इसके अंदर हम उसके बाद जीएफआर देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या फैक्टर जीएफआर को अफेक्ट करते हैं। फिर हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देखेंगे, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के बाद हम रीनल क्लियरेंस देखेंगे क्या होती है, और हम यूरिन फॉर्मेशन का भी ओवरव्यू लेंगे। फिर हम काउंटर करंट मैकेनिज़्म को समझेंगे। फिर हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स देखेंगे। तो बेसिकली ये जो पार्ट 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ किडनी पर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मिस हो गई थी, मेसेंजर सेल्स के बारे में बताना। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो मेसेंजर सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथीलियम, बेसल लैमिना और स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, जिसमें सूडोपोडिया होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलर एंडोथीलियम और जो बेसल लैमिना है, उसके बीच में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स। ये मेसेंजियल सेल्स हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, जिससे ये हमारे हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो उसका जीएफआर पर क्या इफेक्ट होता है। इसके बारे में हम जब रेगुलेशन ऑफ जीएफआर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे एक मेसेंजर सेल्स होते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं किन 2 चीज़ों के बीच में, तो जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसमें जो एंडोथीलियम है और जो बेसल लैमिना है, उसके बीच में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम मेसेंजियल सेल्स बोलते हैं, जो कि एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को बढ़ाते या घटाने में हेल्प करते हैं, और इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में हमारी मदद करते हैं। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसके बारे में भी हम देखेंगे जब हम जीएफआर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब हम जल्दी से फंक्शन ऑफ किडनी को देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ किडनी जो है हमारी 2 तरीके के फंक्शन है, एक तो एक्सक्रेटरी फंक्शन है, एक नॉन एक्सक्रेटरी फंक्शन है। तो पहले हम देखते हैं, एक तो पहला फंक्शन इसका हो जाता है एक्सक्रेटरी फंक्शन, दूसरा हो जाता है, ये हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि ये रेनिन सिक्रीशन में हेल्प करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है। पता है ना, रेनिन क्या करता है, वो एट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन करवाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड की मदद से। ये अभी हम देखेंगे जब हम रेनिन सिक्रीशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी इतना याद रखो, रेनिन सिक्रीशन करता है। पहला फंक्शन क्या है, एक्सक्रेटरी फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, रेनिन सिक्रीशन है। तीसरा फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है। चौथा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में वाटर आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, इन दोनों के, इनका भी बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, इन दोनों का ही रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। पांचवा फंक्शन हो जाता है रेगुलेशन ऑफ एसिडिक
बेसिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को भी बनाए रखता है। छठा हो जाता है इसका एरिथ्रोपोइटीन का भी सिक्रीशन करता है। एरिथ्रोपोइटीन क्या किस में हेल्प करता है, तो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और सातवां फंक्शन इसका विटामिन डी फॉर्मेशन में होता है। तो इसके टोटल 7 फंक्शन मेजरली होते हैं किडनी के। पहला एक्सक्रीटरी फंक्शन, दूसरा रेनिन का सिक्रेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीशन एंड विटामिन डी फॉर्मेशन। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन में ये बेसिकली क्या करता है, ये एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, H+, K+, इन सब के एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। तो यूरिया जो है हमारा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड फॉर्म होता है, H+, K+ और क्रेटिनिन हमारा मसल क्रिएटिन से आता है। तो इन सब के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और बेसिकली हमारा जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पर जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो होता है वो हमारा 1.2 to 1.3 लीटर पर मिनट होता है। और जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो हमारा 125 ml पर मिनट यानी 180 लीटर पर डे होता है। पर जो यूरिन आउटपुट है वो हमारा 1 to 1.5 लीटर पर डे है। तो फिल्ट्रेट बना 180 लीटर पर निकला से 1 to 1.5 लीटर पर डे, मीन्स 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये हुआ हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है रेनिन सिक्रीशन। तो रेनिन सिक्रीशन में पहले हम देखेंगे कि रेनिन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, फिर हम एक फ्लो चार्ट से समझ लेंगे कि रेनिन का फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं रेनिन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारा ये बाउमन्स कैप्सूल है और ये जो DCT है ये आपस में क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और यहाँ पर जो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसके जो स्पेशलाइज्ड कुछ सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, JG सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। यही JG सेल रेनिन का सिक्रीशन करते हैं। ये जो JG सेल्स होते हैं इन्हीं के पास क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स मतलब प्रेशर के चेंज को जो आइडेंटिफाई करेंगे उसे क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, JG सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये JG सेल्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं। और यही हमारे क्या सिक्रीट करते हैं, यही हमारे रेनिन का सिक्रीशन करते हैं। और जो DCT के पास जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होकर मैक्यूला डेंसा फॉर्म करते हैं। ये मैक्यूला डेंसा क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ DCT। इनके पास क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स मीन्स ये NaCl सोडियम क्लोरीन के चेंज को सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो इसके पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और इन JG सेल्स और मैक्यूला डेंसा सेल्स के बीच में सपोर्टिंग सेल्स या फिर जिसे हम लेंसिस सेल्स बोलते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और यही JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स एंड लेंसिस सेल्स, ये तीनों सेल्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब हमने क्या जान लिया कि रेनिन सिक्रीट कहाँ से हो रहा है। अब हम क्या जानेंगे, रेनिन का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जो एंजियोटेंसिनोजन है प्लाज्मा में, ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स, किडनी और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता
होता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर, ये स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से ये बीपी को रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। दूसरा ये क्या करवाएगा, ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है एडर्नल कॉर्टेक्स से, और ये Na+ के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और तीसरा एक ADH का भी सिक्रीशन होता है, ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, वो भी वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा तीसरा फंक्शन जो कि होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जो रेगुलेशन होता है ब्लड प्रेशर का वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा बैरो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है, जो कि हमारी कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होती है। बट जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है ब्लड प्रेशर का वो हमारी किडनी के थ्रू होता है। तो बेसिकली होता क्या है, कैसे करता है अब ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर किडनी। तो होता क्या है कि आप हमारा मान लो बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर हमारी डिक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा कम वॉल्यूम में फिल्टर्ड हो रहा है, यानी जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो ब्लड कमिंग टू द हार्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। हार्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ज़्यादा ब्लड उसके पास जाएगा वो उसे उतनी तेज़ी से बाहर फेंकेगा। तो अगर प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड कमिंग टू द हार्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर बीपी ब्लड प्रेशर वो बढ़ेगा, मींस अब वो नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगा। तो इस तरीके से किडनी हमारा बीपी के लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में हेल्प करता है। हमारा अब अगला फंक्शन क्या है कि हमारी किडनी रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में हेल्प करती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के, ये हम देखेंगे। पांचवा फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस कैसे मेंटेन करता है। हमें पता है कि किडनी दोनों के सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प करेगा, H+ और SO3- के। ठीक है, तो अगर ब्लड हमारा एसिडिक होता जा रहा है, उसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बेसिकली क्या करेगा किडनी, वो H+ का सिक्रीशन करने लगेगा और SO3- का एब्जॉर्प्शन करने लगेगा। अगर हमारे ब्लड में बेसिक ज़्यादा होने लग रहा है, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा है, तो बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन करने लगेगा और H+ आयन का एब्जॉर्प्शन करने लगेगा, और ऐसा करके ये ब्लड का नॉर्मल pH मेंटेन करता है, जो कि हमारा 7.35 to 7.45 होता है। अगला फंक्शन क्या है हमारा, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन। तो एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन जो है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता है। जब अनीमिया की कंडीशन है या हाइपॉक्सिया की कंडीशन है, हाइपॉक्सिया की कंडीशन जब लो ऑक्सीजन लेवल होता है बॉडी में, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपॉक्सिया। तो अनीमिया और हाइपॉक्सिया की कंडीशन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारा एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करता है, जो कि RBC का नंबर इंक्रीज कर देगा। अगला फंक्शन हमारा क्या है, विटामिन डी का फॉर्मेशन। तो हमारा डाइटरी विटामिन क्या होता है, D3, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलीकैल्सीफेरॉल। ये कॉलीकैल्सीफेरॉल हमारा लिवर में
25 हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर कॉलीकैल्सीफेरॉल हमारा 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमारा डाइट्री विटामिन होता है D3 वो कॉलीकैल्सीफेरॉल होता है। कॉलीकैल्सीफेरॉल हमारा 25 हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में लिवर के अंदर हाइड्रोक्सी ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉलीकैल्सीफेरॉल कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल में। और किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में अब एक और हाइड्रोक्सी ऐड होगा, 1 अल्फा हाइड्रोक्सी। तो अब ये क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो अब 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। तो अब हमारा फंक्शन ऑफ द किडनी जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है GFR, इसकी पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR और मेजरमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन एंड GFR को भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ GFR, डेफिनेशन क्या है। तो रेट एट विच फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन इन ईच मिनट इज कॉल्ड GFR। और हम ये भी कह सकते हैं कि GFR रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय each minute by all the nephrons in both the kidney is called glomerular filtration rate, राइट। तो हमने डेफिनेशन देख लिया कि बेसिकली GFR क्या है, कि कितना वॉल्यूम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा है जितने भी नेफ्रॉन हैं उनके द्वारा इन 1 मिनट, इन ईच मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो अब हम देखते हैं फिर मैकेनिज़्म क्या है इस GFR का। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर ब्लड आया, तो जब यहाँ ब्लड आता है तो इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर 2 प्रेशर डेवलप होते हैं। पहला प्रेशर जो होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी, जिसे मैं PC से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लगता है। दूसरा प्रेशर होता है ऑन्कोटिक या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी। ये हमारा बेसिकली एल्बुमिन की वजह से होता है। एल्बुमिन क्या करता है, अपनी तरफ प्रेशर लगाता है, तो ये ऊपर इस तरफ, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी। ठीक है, ऐसे बाउमन्स कैप्सूल के अंदर भी हमारा जो प्रेशर लगेगा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी के जस्ट अपोजिट जो प्रेशर लगता है बाउमन्स कैप्सूल में उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। ठीक है, और जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है बाउमन्स कैप्सूल में वो हमारा 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या नहीं मौजूद होता, एल्बुमिन मौजूद नहीं होता। हमें पता है यहाँ ग्लोमेरुलर कैपिलरी में हमारा ब्लड आया, इसमें एल्बुमिन था और एल्बुमिन की वजह से होता है हमारा डेवलप होता है हमारा ऑन्कोटिक या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैपिलरी के अंदर तो एल्बुमिन है तो यहाँ तो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा, बट हमें पता है कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है उसमें नेगेटिवली चार्ज साइलोप्रोटीन होता है, जिसकी वजह से एल्बुमिन पास नहीं कर पाता है बाउमन्स कैप्सूल में। इस वजह से बाउमन्स कैप्सूल में तो एल्बुमिन है नहीं, है ना,
बाउमन्स कैप्सूल में एल्बुमिन नहीं है, तो इस वजह से अब बाउमन्स कैप्सूल में एल्बुमिन नहीं है, तो उस वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर भी ज़ीरो होता है बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। किस लिए? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एल्बुमिन इन बाउमन्स कैप्सूल। बट ये नॉर्मली ज़ीरो होता है। बट अगर किसी को एल्बुमिनूरिया है, वही साइलोप्रोटीन का लॉस हो गया या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं, उसे कुछ भी, और उस वजह से अगर बाउमन्स कैप्सूल के अंदर एल्बुमिन आ जाता है, तो उस कंडीशन में इधर भी बाउमन्स कैप्सूल में भी ऑन्कोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। बट वो एबनॉर्मल कंडीशन है। बट नॉर्मल कंडीशन में तो एल्बुमिन हमारा बाउमन्स कैप्सूल में होता नहीं है। तो नॉर्मली हमारा जो बाउमन्स कैप्सूल में जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। वो हमारा क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये जो चारों प्रेशर लग रहे हैं हमारे, ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो कि एल्बुमिन की वजह से है, हमारा बाउमन्स कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, और जो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर है बाउमन्स कैप्सूल का जो कि ज़ीरो है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि एल्बुमिन बाउमन्स कैप्सूल में नहीं आता, उसे वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से पास ही नहीं हो पाता है एल्बुमिन। तो यहाँ तो ऑन्कोटिक प्रेशर बाउमन्स कैप्सूल का ज़ीरो होता है। तो ये जो सारे प्रेशर्स का जो नेट प्रेशर होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो इसे हम निकालेंगे कैसे? ये देखो, ये रहा हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इस डायरेक्शन में है। इसमें से माइनस कर देंगे बाउमन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक। फिर माइनस करेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ व्हाट? ग्लोमेरुलर कैपिलरी, माइनस ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी माइनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल माइनस ब्रैकेट में ऑन्कोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी माइनस ऑन्कोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। तो जो जनरली जो हमारी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो 45 mmHg होती है, और बाउमन्स कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू होती है वो 10 mmHg होती है। और जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है कैपिलरी के अंदर ड्यू टू एल्बुमिन, वो हमारा 25 mmHg होता है। और वहीं बाउमन्स कैप्सूल के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि एल्बुमिन वहाँ है ही नहीं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा नेट या फिर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो हमारा 10 mmHg आता है। अब जो हमारा GFR है उसे निकालने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? KF को मल्टीप्लाई करते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर से। अब ये KF क्या होता है? तो ये KF हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट है। ये फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। दूसरा, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो ये बात याद रखना। अब एक बार इसे अगर हम GFR से थोड़ा को रिलेट करें, तो जो फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हमारी थिकनेस जो है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की अगर बढ़ती है तो होगा क्या? जो फिल्ट्रेट है वो कम पास हो पाएगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा अगर थिकनेस जो है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो पाएगा, फिल्ट्रेट फॉर्म होगा, यानी GFR बढ़ जाएगा। यानी GFR याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो इस KF की जो वैल्यू होती है वो 12.5 होती है। इसे 10 से इंटू कर देंगे तो 125 ml पर मिनट आ जाएगा, और एक दिन में 180 लीटर पर डे हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इसका मैकेनिज़्म होता है।
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जीएफआर को अफेक्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं जो जीएफआर को अफेक्ट करेंगे, हम उस फॉर्मूले से उसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि जीएफआर हमें पता है क्या होता है, केएफ इनटू में इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। यानी जीएफआर दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक केएफ पे डिपेंड कर रहा है और एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, बाउमन्स कैप्सूल की हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी पे डिपेंड करती है, और ऑन्क्वाटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी पे डिपेंड करती है। इन सब चीज़ों पर क्या डिपेंड कर रहा है, हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर डिपेंड कर रहा है। यानी इन सब चीज़ों पर जीएफआर भी डिपेंड करेगा। और दूसरा ये केएफ पे डिपेंड कर रहा है, और केएफ हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंड थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो उन सब पर भी डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जीएफआर को। तो हमें पता है जीएफआर हमारा केएफ पे डिपेंड कर रहा है, और केएफ हमारा थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है, और सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है। तो पहला हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि अगर हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाएगी तो फिल्ट्रेट कम पास हो पाएगा, यानी जीएफआर घट जाएगा। यानी जीएफआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के। दूसरा क्या है, सरफेस एरिया। दूसरा क्या होगा हमारा, तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अगर इंक्रीज होता है तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाए। भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का उतना ज़्यादा फिल्ट्रेट फॉर्म होगा, तो जीएफआर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जीएफआर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के। तो अभी हम देख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया था कि हमारे बेस में बेसल लैमिना और एंडोथीलियम के बीच में एक सेल्स थे जो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के थे, मिजेंजियल सेल्स जिसे बोल रहे थे। जब और ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं, तो जब इन मिजेंजियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से जीएफआर भी डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है जीएफआर को, फॉर्मूले से इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर डिपेंड कर रहा है किस पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी पे। तो हाइड्रोस्टेटिक ग्लोमेरुलर कैपिलरी जीएफआर को भी इफेक्ट करेगी। तो ये तीसरा फैक्टर है हमारा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो अगर हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी बढ़ेगी तो फॉर्मूले में के हिसाब से हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ता है, उस वजह से हमारा फिर जीएफआर भी बढ़ेगा। तो जीएफआर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी के। मतलब अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा, घटेगा तो जीएफआर भी घटेगा। चौथा जो फैक्टर है वो हमारा क्या है, रीनल ब्लड फ्लो। क्या है, रीनल ब्लड फ्लो। तो अगर हमारा रीनल ब्लड फ्लो मतलब कैपिलरी के अंदर जो ब्लड आ रहा है, कैपिलरी जो है ये जो हमारी कैपिलरी है इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रीनल ब्लड फ्लो बोल रहे हैं। अगर रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो जीएफआर भी हमारा ज़्यादा होगा, है ना। तो रीनल ब्लड फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जीएफआर। पांचवा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर पे। अगर हमारा सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जीएफआर भी बढ़ेगा, और सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर हमारा घटेगा तो हमारा जीएफआर भी घटेगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि हमारी जो किडनी होती है उसके पास ऑटो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब बट उससे पहले ये चीज़ जानने से पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा ये मीन एट्रियल प्रेशर क्या होता है। तो इसको जानते हैं पहले। एक होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी 120 होती है, हमें पता है। एक होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 होती है, और पल्स प्रेशर को निकाल
निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं। और मीन एट्रियल प्रेशर क्या होती है, इस डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर क्या देती है, मीन एट्रियल प्रेशर देती है। और इस मीन एट्रियल प्रेशर की वैल्यू, अगर ये मीन एट्रियल प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर 90 से 220 mmHg तक वेरी करता है ना, तो हमारा GFR बढ़ता या घटता नहीं है, GFR हमारा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमारी किडनी के पास ऑटो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। बट अगर हमारा ये मीन एट्रियल प्रेशर 90 से नीचे जाने लगता है तो उस कंडीशन में GFR घटने लगता है। और अगर हमारा मीन एट्रियल प्रेशर 220 से बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन में GFR बढ़ने लगता है। तो ये बात याद रखनी है, जो सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है GFR। अगर वो बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा, और अगर वो घटेगा तो GFR भी घटेगा। बट हमारे किडनी के पास ऑटो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो अगर वो 90 और 220 के बीच वेरी कर रहा है हमारा मीन एट्रियल प्रेशर, तो हमारा GFR बढ़ता घटता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ऑटो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी है हमारे किडनी के पास। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। छठा फैक्टर्स जो है वो है हमारा कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए एक बार हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रही हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी और ये रही हमारी एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये हमारी एफरेंट आर्टरियोल है। अगर हम इस एफरेंट आर्टरियोल का कंस्ट्रिक्शन कर देंगे तो क्या होगा, जो रीनल ब्लड फ्लो है इसका कंस्ट्रिक्शन कर दिया तो रीनल ब्लड फ्लो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो हमारा GFR घट जाएगा। तो अगर हम कंस्ट्रिक्शन करते हैं एफरेंट आर्टरियोल का तो हमारा रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो प्रेशर है, ग्लोमेरुलर प्रेशर है, वो भी फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से GFR भी घट जाएगा। तो कंस्ट्रिक्शन अगर हम करेंगे एफरेंट आर्टरियोल का तो उस वजह से हमारा GFR घट जाता है। बट अगर हम इस एफरेंट आर्टरियोल का अगर हम कंस्ट्रिक्शन करते हैं तो होगा क्या, ये देखते हैं। अगर हम इसका माइल्ड कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन नहीं करते, हल्का सा कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, माइल्ड कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो हमारा GFR बढ़ जाता है। कारण क्या होता है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है, बट यहाँ अगर हमने थोड़ा सा हल्का सा कंस्ट्रिक्शन कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोस्टेटिक्स बीच में क्या होगा, यहाँ ब्लड आ रहा है पर यहाँ धीरे धीरे ब्लड जा रहा है, जहाँ ब्लड आया पर यहाँ स्लो ब्लड जा रहा है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रिक्शन, माइल्ड कंस्ट्रिक्शन हो रखा है एफरेंट आर्टरियोल का, जिस वजह से यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से GFR बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम एफरेंट आर्टरियोल का माइल्ड कंस्ट्रिक्शन करते हैं तो हमारा GFR बढ़ जाता है, पर अगर हम इस एफरेंट आर्टरियोल का सीवियर कंस्ट्रिक्शन कर दे, बिल्कुल सीवियर कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो रीनल ब्लड फ्लो है पीछे की तरफ जाने लगता है। अब इसके अंदर जो रीनल ब्लड फ्लो है वही डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से फिर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इधर वो फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से GFR फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली है कि अगर हम एफरेंट आर्टरियोल का माइल्ड कंस्ट्रिक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बढ़ने की वजह से GFR बढ़ता है। बट अगर हम इसका सीवियर कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं तो रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होने के कारण अब ब्लड आएगा ही नहीं, ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन कर देंगे तो ब्लड इसके अंदर आएगा ही नहीं, रीनल ब्लड फ्लो ही डिक्रीज कर जाएगा, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपने आप फॉल कर जाएगा, GFR घट जाएगा। तो अगर हम एफरेंट आर्टरियोल का माइल्ड कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो GFR बढ़ेगा, अगर सीवियर कंस्ट्रिक्शन कर दिया तो GFR घट जाएगा। और एफरेंट आर्टरियोल का अगर कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो रीनल ब्लड फ्लो ही डिक्रीज हो जा रहा है, तो GFR घट जा रहा है। तो एक बार इसे हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा
एफरेंट आर्ट्रियोल, इस पर देख लेते हैं इसको। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, एज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल ऑकर्स, दिस विल डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी डिक्रीजेज, सो इट विल कॉज डिक्रीज इन GFR। और अब हम देखते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ ईफरेंट आर्ट्रियोल। तो जब हम कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं ईफरेंट आर्ट्रियोल का, तो अगर हम माइल्ड कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच GFR इंक्रीज। मैंने बताया ना, माइल्ड कंस्ट्रिक्शन होगा तो GFR इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। पर अगर हम सीवियर कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं ईफरेंट आर्ट्रियोल का, तो ये क्या कॉज करेगा, डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से जो GFR है वो घट जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही हमारा अगला फैक्टर क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल अगर हमारा इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले के हिसाब से जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो घट जाएगा, और अगर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर घट जाएगा तो हमारा GFR भी घट जाएगा। तो अगर हमारा इंक्रीज होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल तो डिक्रीज होता है GFR, और अगर हमारा डिक्रीज होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल तो हमारा इंक्रीज होता है GFR, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब इसमें हमें एक क्लिनिकल कंडीशन याद रखनी है कि जब हमारा यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्टोन की वजह से या ट्यूमर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाउमन्स कैप्सूल का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा GFR घट जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, और उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल के बढ़ने की वजह से हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या कर जाएगा, वो घट जाएगा, और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर घट जाएगा तो हमारा GFR भी घट जाएगा। ठीक है। तो और हमारा नौवां फैक्टर्स क्या है, नौवां फैक्टर है हमारा ऑन्कोटिक या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो हमें पता है जो ऑन्कोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो किसकी वजह से होता है, एल्बुमिन की वजह से होता है। ठीक है। अगर ये हमारा इंक्रीज करता है तो हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो हमारा डिक्रीज करता है, और उसकी वजह से हमारा GFR डिक्रीज कर जाता है। तो जैसे बाउमन्स कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है GFR के, वैसे ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है GFR के। मतलब अगर ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी बढ़ेगा तो GFR हमारा घटता है। इसमें भी हमें एक क्लिनिकल कंडीशन याद रखनी है कि जब हाइपोप्रोटीनीमिया होता है तो उस कंडीशन में हमारा एल्बुमिन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। एल्बुमिन डिक्रीज कर जाएगा तो एल्बुमिन की वजह से आता है ये ऑन्कोटिक प्रेशर, है ना, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है। तो एल्बुमिन अगर डिक्रीज कर गया तो ये वाला जो प्रेशर है ये डिक्रीज कर जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और वो इंक्रीज कर जाएगा तो GFR बढ़ जाएगा। तो हमें याद रखना है, तो इन केस ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया विल कॉज डिक्रीज इन एल्बुमिन विच वुड डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड लीड टू द इंक्रीज इन GFR। और 10वां फैक्टर जो है हमारा जो अफेक्ट करता है GFR को वो है हमारा एज। अगर हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कार्डियक आउटपुट घटता जाता है, और अगर कार्डियक आउटपुट घटेगा तो रीनल ब्लड फ्लो भी घटेगा, और अगर रीनल ब्लड फ्लो घटेगा तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR भी हमारा घटता है। तो एज भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर एज बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट घटेगा, कार्डियक आउटपुट घटेगा तो रीनल ब्लड फ्लो घटेगा, और अगर रीनल ब्लड फ्लो घटेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेशन रेट भी हमारी कम हो जाएगी। 11वां फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो होता है हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, या फिर जो इमरजेंसी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मतलब जो स्ट्रेस कंडीशन है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाता है दोनों का, एफरेंट और ईफरेंट आर्टरियोल का। आप दिमाग लगाओ, अगर एफरेंट और ईफरेंट आर्टरियोल का कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो रीनल ब्लड फ्लो घट जाएगा, है ना। दोनों जो ईफरेंट है और जो एफरेंट है दोनों का अगर कंस्ट्रिक्शन हो गया तो ब्लड कम आएगा, रीनल ब्लड फ्लो ही डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जीएफआर घट जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे जीएफआर को अफेक्ट करते हैं। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला हमारा फैक्टर क्या था, हमें पता है जीएफआर का फॉर्मूला केएफ इंटू ईएफपी होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी जीएफआर हमारा दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारा केएफ फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। हमें पता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल पे डिपेंड कर रहा है, ऑस्मोटिक या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी पे डिपेंड कर रहा है ना। और जो हमारा केएफ है फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट है वो हमारा किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे डिपेंड कर रहा है। तो जीएफआर भी इन सब पे डिपेंड करेगा। तो देख लेते हैं जीएफआर पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा जीएफआर ज़्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। हमें पता है अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी बढ़ेगा तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ेगा, यानी जीएफआर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा फैक्टर क्या है हमारा, रीनल ब्लड फ्लो। अगर रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो जीएफआर भी ज़्यादा होगा। पांचवा फैक्टर क्या है हमारा, सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर में हमें पता है कि अगर हमारा सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारा जीएफआर बढ़ता है, अगर सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है तो हमारा जीएफआर भी कम होता है। बट हमने वहाँ पर एक नोट डाल के एक चीज़ पढ़ी कि हमारे किडनी के पास ऑटो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, और वहाँ पर हमने मीन एट्रियल प्रेशर क्या होता है वो हमने देखा, और हमने देखा कि अगर मीन एट्रियल प्रेशर 90 और 220 mmHg के बीच में वेरी कर रहा है तो हमारा जीएफआर कांस्टेंट होता है। बट अगर 90 से कम हुआ या 220 से ज़्यादा हुआ तो तब हमारा जीएफआर वेरी करने लगता है, ठीक है। छठा फैक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। वहां हमने देखा कि अगर हमारा एफरेंट आर्टरियोल का कंस्ट्रक्शन होता है तो हमारा रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जीएफआर डिक्रीज कर जाता है। और अगर हमारा कंस्ट्रिक्शन होता है ईफरेंट आर्टरियोल का, तो अगर वहाँ माइल्ड कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ता है। पर अगर हमने सीवियर कंस्ट्रिक्शन कर दिया ईफरेंट आर्टरियोल का तो हमारा जो रीनल ब्लड फ्लो है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है, वो हमारा रीनल ब्लड फ्लो हमारा डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जीएफआर घट जाता है। मतलब अगर एफरेंट आर्टरियोल का कंस्ट्रिक्शन किया तो जीएफआर घटता है, एफरेंट आर्टरियोल का अगर कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो अगर उसका हम माइल्ड कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो जीएफआर बढ़ रहा है, अगर हम सीवियर कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो हमारा जीएफआर घट रहा है। आठवां फैक्टर क्या है हमारा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ क्लिनिकल कंडीशन याद रखनी है, अगर यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन है स्टोन ट्यूमर की वजह से तो उसकी वजह से हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है। और नौवां फैक्टर क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये हमारा एल्बुमिन की वजह से होता है, पता है ना। अगर ये भी हमारा इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज करता है। इधर भी एक चीज़ याद रखनी है कि हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन में एल्बुमिन हमारा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ जो है हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी का वो भी हमारा क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जीएफआर इंक्रीज कर जाएगा। 10वां फैक्टर क्या है हमारा, एज बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट घटता है, कार्डियक आउटपुट घटता है तो रीनल ब्लड फ्लो घटता है, रीनल ब्लड फ्लो घटता है तो जीएफआर घटता है, ठीक है।
और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, अगर हमारा जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, हमारा कंस्ट्रिक्शन कर देता है एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल का, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो ही कम हो जाता है। रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो GFR हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सारे 11 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं GFR को। तो अब हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक में, जो कि है हमारा GFR का मेज़रमेंट कैसे करना है या फिर डिटरमाइन कैसे करना है क्लियरेंस को। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो सब्सटेंस इस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, उस सब्सटेंस के क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, वो जो सब्सटेंस है वो फ्रीली फिल्टर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्रीली फिल्टर्ड होना। भाई फ्रीली फिल्टर्ड होगा तभी तो आसानी से फिल्टर्ड हो जाए, हमें ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा, ना उसका रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना उसका सिक्रीशन होना चाहिए। अगर उसका रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन हो जाएगा तो जो GFR की वैल्यू है वो हमारी एक्यूरेट नहीं आएगी, उसमें अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी, वो उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, वो मेटाबोलाइज्ड नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। चौथा, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, है ना। पांचवा, वो अल्टर नहीं करना चाहिए फंक्शन ऑफ किडनी। छठा, एक्यूरेट प्लस इजी मेथड टू एस्टिमेट इट, मीन्स कि जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे उसकी कंसंट्रेशन को हम प्लाज्मा में और यूरिन में आसानी से एस्टीमेट कर पाए, हमें ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना है। तो ये जो ऊपर की जितनी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, फ्रीली फिल्टर्ड होना चाहिए, नाइदर रीअब्जॉर्प्शन नॉर सिक्रीशन, not metabolized by the body, non-toxic, not alter the function of the kidney, accurate plus easy method to estimate it। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी एक सब्सटेंस होता है इन्यूलिन, उसके पास प्रेजेंट होती है। ये इन्यूलिन बेसिकली कहाँ से निकाला जाता है? तो ये डालिया रूट्स, ये जो प्लांट है डालिया की जो रूट्स होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो इन्यूलिन होता है, ये इन्यूलिन हमारा एक्यूरेट होता है, ये सबसे एक्यूरेट देता है, एक्यूरेट वैल्यू देगा आपको GFR की, एंड बेस्ट मेथड होता है। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि इसे हमें बाहर से देना पड़ता है, यानी ये एक्सोजीनस सब्सटेंस होता है, ठीक है। और एक और सब्सटेंस भी हम यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। क्रिएटिनिन जो है, क्रिएटिनिन ये हम ज़्यादा क्लिनिकली हम इसे यूज़ करते हैं। बेसिकली जो क्रिएटिनिन वाला है इसको हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं, और बट ये एक्यूरेट नहीं देता, ये अप्रॉक्सीमेट दे देता है। अप्रॉक्सीमेट इसीलिए देता है क्योंकि ये क्रिएटिनिन का ना थोड़ा बहुत सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। क्रिएटिनिन तो बताया ना, मसल वगैरह मसल क्रिएटिन से होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये एंडोजीनस होता है, इसे बाहर से नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो हम क्लिनिकली इस क्रिएटिनिन का क्लियरेंस देखते हैं। तो एक बार इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो अमाउंट ऑफ इन्यूलिन फिल्टर्ड, कितना अमाउंट फिल्टर्ड हुआ इन्यूलिन का, वो इक्वल होना चाहिए अमाउंट ऑफ इन्यूलिन एक्सक्रीटेड, ठीक है। कितना अमाउंट फिल्टर्ड हुआ और कितना अमाउंट इन्यूलिन का एक्सक्रीट हुआ, ये इक्वल होना चाहिए। तो ये जो हमारा PIN है, PIN है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन प्लाज्मा। PIN क्या है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन प्लाज्मा। UIN क्या है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन यूरिन। V क्या है हमारा? यूरिन फ्लो रेट पर मिनट कितना है ना, वो है हमारा V। तो हमारा PIN मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन प्लाज्मा इंटू GFR इक्वल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इंटू यूरिन फ्लो रेट पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से GFR किसके इक्वल हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन यूरिन इंटू यूरिन फ्लो रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन द प्लाज्मा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं। और इसी से हम क्या डिटरमाइन मेज़र कर सकते हैं? GFR को मेज़र कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने पहले देख लिया कि जो सब्सटेंस हम इसके लिए GFR की मेज़रमेंट या क्लियरेंस की मेज़रमेंट के लिए जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी उसकी ये होनी चाहिए कि वो फ्रीली फिल्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, वो नाइदर
रीअब्जॉर्ब्ड होना चाहिए, नॉर सिक्रेटेड होना चाहिए, नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, किडनी के फंक्शन को अल्टर नहीं करना चाहिए, और साथ ही ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना जिसकी कंसंट्रेशन को हम आसानी से मेज़र कर पाए प्लाज्मा में भी और एक्यूरेटली, और यूरिन में भी। तो हमें ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना है। वैसे सब्सटेंस और वो सारी प्रॉपर्टी हमारे इन्यूलिन में होती है, बट हम इन्यूलिन को क्लिनिकली इतना यूज़ नहीं करते, जबकि वो सबसे एक्यूरेट वैल्यू देता है, क्योंकि हमें उसे एक्सोजीनियसली देना पड़ता है। यही इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, बाहर से देना पड़ता है। और जो क्रेटिनिन होता है, क्लिनिकली हम वैसे क्रेटिनिन क्लियरेंस देखते हैं, ये हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं। ये एंडोजीनियस होता है, इसे बाहर से देना नहीं पड़ता है, और बट ये अप्रॉक्सीमेट देता है, क्योंकि ये इसका थोड़ा बहुत सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये, और इसका हमने फिर फार्मूला इसका प्रिंसिपल हमने देख लिया कि जो अमाउंट ऑफ इन्यूलिन फिल्टर्ड है वो इक्वल होना चाहिए अमाउंट ऑफ इन्यूलिन एक्सक्रेटेड के। फिर हमने इसका फार्मूला देख लिया जो PIN है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन प्लाज्मा। ऐसे हम उसका भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन इन प्लाज्मा। तो उस तरीके से आप फार्मूले को मोल्ड कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन प्लाज्मा इंटू GFR इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन यूरिन इंटू द यूरिन फ्लो रेट। और फिर हम यहाँ से GFR निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूरिन में जो इन्यूलिन की कंसंट्रेशन है इंटू द यूरिन फ्लो रेट अपॉन में प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है इन्यूलिन की, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा, और ये हमारे GFR के इक्वल होगा। इसके बाद हमारा अगला जो चीज़ है वो है हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो अगर मैं तो इसमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कुछ नहीं है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन सिंपली GFR और रीनल प्लाज्मा फ्लो का रेशियो है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 16 to 20% होती है, ठीक है। तो इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द प्लाज्मा पासिंग थ्रू द किडनी विच इज़ फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस इज़ द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। इट इज़ द बेसिकली रेशियो ऑफ द GFR एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो, और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 16 to 20% होती है, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 16 to 20% होती है। तो अब हम अपना अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में मैं पहले ही बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन में हमारे 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो इसके बारे में तो हमने एक बार देख ही लिया है कि कैसे कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो भी हम इसका थोड़ा सा जनरलाइज्ड ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये मान लो कि ये हमारी क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल से हमारा क्या आया, ब्लड आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, ब्लड सेल्स वगैरह हैं, वो यहीं रिटेन कर जाएंगे। बाकी जो और चीज़ें हैं वो यहाँ बाउमन्स स्पेस में आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी, Na+ आ जाएगा, बस प्रोटीन वगैरह नहीं आएंगे, ब्लड सेल्स वगैरह नहीं आएंगे। Na+ आ जाएगा, K+ आ जाएगा, Cl- आ जाएगा, SCO3- आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, सल्फेट्स आ जाएंगे, फॉस्फेट्स आ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, लैक्टेट आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या है, फिल्ट्रेट है, ये क्या है, फिल्ट्रेट है, ठीक है। फिर हमें ये चीज़ पता है कि जो GFR है वो हमारा 180 लीटर पर डे होता है, और जो यूरिन है वो हमारा 1.2 लीटर होता है अप्रॉक्सीमेट एक दिन में। बट इसका मतलब क्या है, 99% का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो बेसिकली सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो ज़रूरत की चीज़ है, जैसे यहाँ पर इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज आ गया। अब इस ग्लूकोज तो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, तो इस ग्लूकोज का तो रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा ना। तो इस ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये जो ट्यूब्यूल का जो फ्लूइड है, ये जो ट्यूब्यूल से ये कहाँ पर आ जाएगा, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। और सिक्रीशन, जो चीज़ें एक्सेस में है, कुछ आयंस एक्सेस में, पोटेशियम आयन मान लो यहाँ पर एक्सेस में है, तो इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस से ये K+ का सिक्रीशन हो जाएगा इस ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो इस ऐसे ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस से जो ट्यूब्यूल में जाता है वो सिक्रीशन होता है, इस ट्यूब्यूल से जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस में आता है वो क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। वो क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है।
अब एक बार हम देखते हैं कि कैसे कैसे रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, सिक्रीशन कहाँ कहाँ हो रहा है, और अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो हम GFR बारे में अच्छे से देख ही चुके हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं PCT के अंदर। तो PCT के अंदर बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ों का, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो PCT के अंदर एक बात याद रखना, ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारा PCT के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास होता है Na+ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होते हैं, मतलब Na+ ग्लूकोज का एक साथ जो है इधर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। Na+ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होते हैं, Na+ अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर होते हैं, Na+ फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर होते हैं, और Na+ H+ एक्सचेंजर होते हैं। एक्सचेंजर मतलब अगर Na+ का अपटेक हो रहा है तो H+ का सिक्रीशन होगा, ठीक है। और K+ का भी एब्जॉर्प्शन हमारा हो जाता है PCT के अंदर, और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है बट ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और यहाँ पर ये किसी हार्मोन से अफेक्टेड नहीं होता, जैसे वहाँ पर ADH है ना, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में तो ADH जो हार्मोन है वो अफेक्ट करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन को। यहाँ पर ये सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। और ये बात याद रखना, यहाँ पर जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्वापोरिन फर्स्ट चैनल के थ्रू होता है, और वहीं जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर वो होगा एक्वापोरिन 2 चैनल के थ्रू होगा, ठीक है। तो वाटर का 85% एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाता है। 85% एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ पर हो जाता है? 85% एब्जॉर्प्शन हमारा इसी ये जो PCT है इसी के अंदर हो जाता है बाय द सिंपल प्रोसेस, ठीक है। किस चैनल के थ्रू? तो एक्वापोरिन फर्स्ट चैनल के थ्रू। और बचा हुआ 15% का एब्जॉर्प्शन ADH हार्मोन की प्रेजेंस में कलेक्टिंग डक्ट में होता है। 15% का एब्जॉर्प्शन यहाँ जो चैनल इन्वॉल्व होता है वो होता है एक्वापोरिन 2 चैनल, ठीक है। वो एक्वापोरिन 2 चैनल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमें पता है एक होता है डिसेंडिंग लिम्फ, एक होता है हमारा असेंडिंग लिम्फ। असेंडिंग लिम्फ हमारा थिक होता है, ठीक है। तो जो हमारा डिसेंडिंग लिम्फ होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है बट सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है। कहने का मतलब ये है कि डिसेंडिंग लिम्फ में क्या होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, बट सॉल्ट का कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके लिए इम्परमिएबल है। वहीं असेंडिंग लिम्फ में उल्टा होगा, वहाँ क्या है? ये परमिएबल होता है सॉल्ट के लिए, तो ये यहाँ सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, और इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। अब सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है किसकी प्रेजेंस में होता है? तो यहाँ पर असेंडिंग लिम्फ में थिक सेगमेंट में क्या होता है? ट्रांसपोर्टर एक प्रेजेंट होता है जो होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन माइनस ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो पाता है असेंडिंग लिम्फ में, क्योंकि असेंडिंग लिम्फ क्या है? परमिएबल होती है सॉल्ट के लिए, इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं सिक्रीशन किस किस चीज़ का और कहाँ होता है। तो सिक्रीशन एक तो हमारा PCT में हो रहा है। PCT में किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है? तो H+ का सिक्रीशन हो रहा है, NH3 का सिक्रीशन हो रहा है, क्रेटिनिन का सिक्रीशन हो रहा है, और कुछ ड्रग्स का सिक्रीशन हो जाता है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में हमारा सिक्रीशन होता है H+ का, K+ का, और NH3+ का सिक्रीशन हो जाता है। अगर हमें कोई भी पूछे किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें यूरिन में कंसंट्रेशन निकालनी है तो कैसे निकाल पाएंगे? यूरिन में तो यूरिन में निकलता क्या? एक तो फिल्ट्रेट प्लस सिक्रीशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन जो हुआ उसे तो माइनस करना पड़ेगा ना, वो थोड़ा ना यूरिन में निकलेगा। यूरिन में तो वो चीज़ें निकलेंगी जो सिक्रीट होंगी और जो फिल्ट्रेट में होंगी। तो फिल्ट्रेट प्लस सिक्रीशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन कर देंगे उस सब्सटेंस का, तो उस सब्सटेंस की यूरिन में हमारी कंसंट्रेशन निकल आएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है? वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। काउंटर करंट मैकेनिज़्म बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये दोनों काम करता है, ये डाइल्यूटिंग में भी काम करता है और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन दोनों करने में ये हमारा काउंटर करंट मैकेनिज़्म हेल्प करता है। बट ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा यूरिन में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 50 मिली ऑस्मोलर पर लीटर टू 12
1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर तक जो है मेंटेन कर रख सकता है। कहने का मतलब क्या है, ये ऑस्मोलर या ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, तो अगर ऑस्मोलैलिटी अगर कम है इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। अगर ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो ऑस्मोलैलिटी मीन्स ज़्यादा है, और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब ऑस्मोलैलिटी कम है। तो यूरिन हमारा मतलब 50 मिली ऑस्मोलर पर लीटर जितना डाइल्यूटेड से 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर तक कंसंट्रेटेड हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अगर हम ओवर हाइड्रेटेड हैं तो 50 मिली ऑस्मोलर पर लीटर तक ये डाइल्यूट कर देगा, क्योंकि वाटर का सिक्रीशन करेगा ज़्यादा। अगर हम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हैं, हमने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, तो उस कंडीशन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी यूरिन कंसंट्रेटेड निकलेगा। तो ये 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर तक कंसंट्रेट कर सकता है। तो यूरिन हमारा 50 मिली ऑस्मोलर पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अगर हम ओवर हाइड्रेटेड कंडीशन में हैं तो 50 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, और अगर हम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हैं तो 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर तक ये कंसंट्रेट कर सकता है। और हमें पता है ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है ये हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। वहाँ पर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हमारे पास यू शेप्ड वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है ना, बताया था ना। तो वहाँ पर हमें ये काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने को मिलता है। कैसे होता है ये सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। और जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसमें जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो बढ़ता जाता है, वो हम अच्छे से डायग्राम में करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है कैसे होता है, क्या होता है। तो इसके बेसिकली टू पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। अब होता क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर हमारा जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ना उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो वाला पोर्शन है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट एक्सचेंजर है तुम्हारा वासा रेक्टा वाला पोर्शन, ठीक है। तो जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है वहाँ पर ये एक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब एनर्जी यूज़ होगी, एटीपी यूज़ होगी, और वासा रेक्टा पैसिवली काम, ये जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है ये पैसिवली काम होता है, मतलब वहाँ जो एटीपी है वो यूज़ नहीं होगी, मतलब एनर्जी यूज़ नहीं होगी, ठीक है। अब इन दोनों के काम क्या होते हैं, दोनों का काम एकदम अलग है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या करता है, क्रिएट करता है हाई मेडुलरी ऑस्मोलैलिटी को। वहीं काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा मेडुलरी ऑस्मोलैलिटी को। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्रिएट कर रहा है मेडुलरी ऑस्मोलैलिटी को, और काउंटर करंट एक्सचेंजर जो कि वासा रखता है वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है मेडुलरी ऑस्मोलैलिटी को। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर के क्या क्या पार्ट है। तो मैंने बताया ना ये लूप ऑफ हेनले जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, तो उसके दो पार्ट होते हैं लूप ऑफ हेनले के। एक होता है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले जो कि थिन होता है, और एक होता है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले जो कि थिक है, ठीक है। तो जो थिन सेगमेंट है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट भी कहते हैं। तो थिन डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है उसे हम कंसंट्रेटिंग सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो परमीएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमीएबल होता है सॉल्ट के लिए, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में ये रहा हमारा डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये हमारा क्या है, परमीएबल है वाटर के लिए, इम्परमीएबल है किसके लिए, सॉल्ट के लिए। तो यहाँ सॉल्ट तो यहीं रह रहा है, बट वाटर का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस ट्यूब्यूल में ज़्यादा बढ़ने की वजह से 300 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1200 तक, क्या मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या बढ़ती जा रही है, मतलब ये कंसंट्रेट करता जा रहा है। तो इसीलिए इस डिसेंडिंग लिम्फ को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट बोलते हैं। तो जो डिसेंडिंग लिम्फ जो हमारा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट बोल रहे हैं। वहीं जो ये असेंडिंग लिम्फ है
ये जो असेंडिंग लिम्फ है ये क्या होता है, ये परमिएबल होता है सॉल्ट के लिए, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो देखो ये NaCl का क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर यही है बट सॉल्ट बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अंदर घटती जाएगी। इसका मतलब डाइल्यूटिंग होता डाइल्यूशन होता जाएगा। देखो 1200 से 1000, 800, 600, 400, 200, इवन ये 300 से भी नीचे चला जाता है, 100 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस असेंडिंग लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है,